हेलो डियर व्यूवर्स, मैं आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम मॉडल ऑक्सिलरीज को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि अच्छी चीज़ों को करने में आपको एक बार समय और अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट्स आई कि सर आप मॉडल्स के चैप्टर को क्लियर करवाइए, क्योंकि मॉडल्स के चैप्टर को आपने बहुत बार किया होगा, आपके टीचर ने भी आपको करवाया होगा, लेकिन आज तक आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। यानी जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तब आपको ये नहीं पता लगता कि हमें क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बजाय कि हम कुछ हिंट्स साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन आज की क्लास के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यानी ये जो डाउट है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको कभी भी फेस करने को नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है कि जो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, यानी ऑक्सिलरी को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी की होती है और सेकंड कैटेगरी होती है वो मॉडल ऑक्सिलरी की होती है। उन दोनों में डिफरेंस क्या है, साइमल्टेनियस हम स्टडी करेंगे। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसको हम एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का नाम दे देते हैं, यानी सहायक क्रिया का नाम दे देते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है वो टाइम ऑफ एन एक्शन को हमारे सामने डिनोट करती है या कार्य के समय को बताती है। कार्य के समय को, यानी कि कोई भी काम किस समय हुआ उसको बताने का काम किसका होता है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी का होता है। इसके साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो कार्य के समय को ना बता करके किसी भी सब्जेक्ट के मूड को, यानी उसके मिजाज को, या मोड ऑफ एक्शन, काम करने के तरीके को हमारे सामने क्लियर करती है। हम एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसे आप देखिएगा, मोड ऑफ एन एक्शन से मेरा मीनिंग हुआ, मूड से मेरा एक मीनिंग हुआ। अब अगर आपके सामने मैं ये कुछ भी राइट कर रहा हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, अब आपके सामने ये क्लियर हो गया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा एक्शन आपके सामने क्लियर है। अगर मैं बोलूँ आई मे गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, इसी के साथ साथ मे की जगह मैं अगर यूज़ करूँ कैन, मे की जगह अगर कैन की जगह अगर यूज़ करूँ मैं शुड, तो मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आई का जो मूड है वो मॉडल ऑक्सिलरीज के इन वर्ड से हमारे सामने क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, मॉडल्स जो हैं हमारे सेंटेंसेस में लाइफ या सोल डालने का काम करते हैं। यानी हमारे शब्दों की जो जान है, हमारे शब्दों की जो आत्मा है, वो कौन है? वो मॉडल्स हैं। आगे चलते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की हेल्प करती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब की हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, वैसे वैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहेगी। जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही आया, गोज आ गया। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, जैसे ही टेंस चेंज हुआ हमारी वर्ब V2 में चेंज हो गया। ही हैज़ गॉन टू स्कूल नाउ, तो यहाँ पर देखिएगा V3 आया और हमने यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैज़ है उसको भी चेंज कर दिया। यहाँ भी प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज हुई, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज हो सकती है। जैसे जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज होगी वैसे वैसे हमारी जो मेन वर्ब है वो भी चेंज होती रहेगी। आगे हम चलते हैं। साथ साथ साइमल्टेनियस स्टडी के अंदर देखिएगा, लेकिन यहाँ वर्ब अनचेंज रहती है। यानी टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, मॉडल्स कोई भी हो, हमारी जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। आप हर एक सेंटेंस में देख पा रहे होंगे ये V1 ही है।
हम हमेशा मॉडल्स में V1 का यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान में आप रखिएगा, मॉडल्स में हमेशा V1 का यूज़ किया जाता है। अभी हम आगे चलते हैं और डिफेक्टिव वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सभी तरह के मूड्स में और टेंसेस में यूज़ नहीं की जा सकती। यानी ये डिफेक्टिव वर्ब्स कौन कौन सी है? शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, ought टू। यानी इनका यूज हम पास्ट में नहीं करते, ध्यान में रखिएगा, इनका यूज हम पास्ट में नहीं करते। सभी तरह के मूड्स में और सभी तरह के टेंसेस में इन डिफेक्टिव वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता। इनका यूज या तो प्रेजेंट में हम कर सकते हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं, पास्ट में नहीं किया जाता। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम आगे चलते हैं और अपने चैप्टर को एक्चुअल में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मे की। मे के साथ V1 का यूज़ होता है क्योंकि सभी मॉडल्स के साथ हम V1 का ही यूज़ करते हैं। मे का यूज़ हम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में कर लेते हैं, तो याद रखिएगा पास्ट में मे का यूज़ नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं 50-50% के कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी मे जो है वो अपने आप में कौन सा मॉडल है? फॉर्मल मॉडल। अब फॉर्मल मॉडल जो है वो 50-50% के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा। यानी फॉर्मल वर्ड अगर कोई भी है तो वो 50-50% से होगा, या किसी भी काम को करने के लिए हमें कितना चाहिए? 100 चाहिए होता है। अब सबसे पहले आपको ये पॉइंट मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने अपने लाइफ में ये वर्ड, ये सेंटेंस बहुत बार यूज किया होगा, मे आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हमें परमिशन यानी अनुमति लेनी है, अनुमति देनी है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर्मली अपने टीचर के साथ, ऑफिसर्स के साथ, ऑफिशियल के साथ जब हम बात कर रहे हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। टीचर या तो परमिशन नो में देगा या यस में देगा, दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको विद रीज़न बताऊंगा। सबसे पहले समझिए ज़रा, एक तरफ आपका टीचर है और दूसरी तरफ आप हैं। आपके टीचर के पास 50 है और आपके पास भी 50 है। किसी भी काम को करने के लिए, होने के लिए हमें 100 चाहिए। यानी अगर आपका टीचर आपसे 50 ले ले तो उसके पास 100 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ अगर वो आपसे 100 लेगा तो कैन में चला जाएगा। अगर आपको उसने 100 दे दिया तब भी वो कैन में चला जाएगा। यानी कहने का मीनिंग हुआ या तो आपके पास 100 आएगा या टीचर के पास 100 आएगा, दोनों कंडीशन में कैन आएगा। अगर यस आता है तो यस यू कैन, अगर नो आता है तो नो यू कैन नॉट या यू कांट। तो इस तरीके से देखिएगा कि अगर 50-50 यानी जिस किसी भी केस में हमारे पास सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं रहती है, वहाँ हम मे का यूज करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोज पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? निकट की संभावना, निकट संभावना इसको हम बोल लेते हैं, यानी नज़दीक की संभावना। और इसको 2 स्टेप थियरी के अंदर हम काउंट करते हैं, यानी इसके अंदर 2 स्टेप ही आएंगे। ज़रा देखिएगा कैसे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कि आसमान के अंदर बादल हैं, इन द स्काई। उसके बाद में आपके सामने सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिया हुआ है, इट डैश रेन टुडे। एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। तो हमारे पास अब ये ब्लैंक आया हुआ है, ब्लैंक के अंदर हम मे को इंजर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 2 स्टेप थियरी है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था? बारिश होने के लिए बादल ज़रूरी है, बादल हैं, उसके बाद बारिश होगी, यानी 2 स्टेप में अपना काम कंप्लीट हो रहा है। आने वाले स्लाइड के अंदर मैं आपके सामने 2 और मोर देन 2 स्टेप्स की जो थियरी है वो क्लियर करूँगा, मोर देन 2 स्टेप्स की थियरी। अब हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। इंडिया मान लीजिए वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल रहा है और आपके सामने इस तरीके का एक सेंटेंस आ गया,
कि वर्ल्ड T20 जो है इंडिया जीत सकता है। अब इंडिया जीत सकता है, हिंदी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश में कैन लगाएं तब भी ठीक लगता है, में लगाएं तब भी ठीक लगता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग यहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कैन हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हम 100% श्योर होकर के नहीं चल सकते। 50% जो दूसरी टीम है उसके पास होगा और 50% इंडिया के पास होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, जिस भी टीम के पास वो 100 जाएगा, जो एक दूसरे से 50 छीन लेगा, वही तो जीतेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर हम 50-50 के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। अगर आप वर्ल्ड कप जीतने के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ यस या नो नहीं कह रहे, हम सिर्फ संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यस या नो के बारे में अगर हम बात करना चाहें तब वो अलग बात रह जाती है, हम एक दूसरे से 100 ले सकते हैं। लेकिन इंडिया अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है, सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए क्या होगा, मे का यूज हम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 100 किया था, उस तरीके से हम यहाँ 100 नहीं कर सकते। हाँ, आपकी अपनी राय में यस अगर बोलना चाहें तो कैन यूज़ कर सकते हैं और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मॉडल्स करने के बाद में आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ 2 स्टेप थियरी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमें आगे चलते हैं हम, और मे के बारे में आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, मे का यूज हम विशेज या प्रेयर को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। यानी जब भगवान से क्या प्रार्थना या हम इच्छा अपनी जाहिर करते हैं, तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। यानी हम अपनी इच्छा से, हमारे पास 50% है और 50% गॉड के पास है, और किसी भी काम को होने के लिए 100 चाहिए। इसीलिए हम अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को चाह कर के भी हम अपने लेवल पर पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मे का यूज़ करना होगा। जैसे अगर हम बोलें मे गॉड गिव यू सक्सेस, कि भगवान आपको सफलता दे, इस तरीके से लास्ट में याद रखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो एक हिंट के तौर पर भी हो जाता है कि यहाँ शुरू में अगर हमें ब्लैंक मिले और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिले, तब हम मे का यूज़ करते हैं, प्रार्थना व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू। तो आप समझ गए कि ये सारी जो बातें हैं वो इंसान के हाथ में नहीं होती है, वो सामने वाले पर भी डिपेंड करती है। यानी हमें पहल करनी है, और उस पहल के लिए हमें किस तरीके का रिप्लाई सामने से मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके की बात को व्यक्त करने के लिए हमें मे का यूज करना है। आगे हम चलते हैं और 4th पॉइंट को करते हैं। अगर हमें पर्पज़ व्यक्त करना हो तो पर्पज़ में एक विशेष तौर पर उद्देश्य, आप याद रखिएगा, अगर हमें उद्देश्य व्यक्त करना है किसी काम को करने का, आप याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में सो दैट आया हुआ है और सो दैट से पहले V1 है, तो उसके बाद हमें डेफिनेटली मे प्लस V1 का यूज कर लेना है। जैसे वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, आपको सो दैट बीच में मिला ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। वी मे गेट सक्सेस, कि हमें सफलता मिल सके। तो ज़रा देखिएगा, वी मे गेट सक्सेस। ओके, जैसे आवर पेरेंट्स, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड, हमारे जो पेरेंट है वर्क हार्ड करते हैं, और वर्क हार्ड करने के पीछे उद्देश्य क्या है, सो दैट वी मे लिव एट ईज, कि हम आराम से जीवित रह सकें, हम आराम से जीवन यापन कर सकें। ओके, तो इस तरीके से देखिए, सो दैट का मीनिंग हो जाता है कोई ना कोई उद्देश्य व्यक्त करना। अभी हम आगे चलते हैं और माइट के बारे में स्टडी करते हैं।
माइट जो है अपने आप में मे का ही पास्ट फॉर्म है, यानी पास्ट में इसका यूज किया जाता है। इसमें 75 प्लस 25 का कॉन्सेप्ट है। ज़रा देखिएगा, 50-50 का मीनिंग क्या था, दोनों जगह इक्वलिटी थी। अगर आपको 50-50 से भी बात ना बने, अगर आपको लगे कि नहीं, आपके मन में हिचकिचाहट ज़्यादा है, आपके पास 25 आप रख रहे हो कि मेरा जो मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो पूरी होगी नहीं होगी, इस कंडीशन में आप माइट का यूज कर सकते हैं। मे का यूज इक्वलिटी में हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नोट के अंदर, इन प्रेजेंट इट शोज हेजिटेशन और डिफिडेंस। डिफिडेंस का मीनिंग होता है कोई ना कोई शंका, और हेजिटेशन जैसा कि आपको पता है हिचकिचाहट। हिचकिचाहट यानी शंका या फिर किसी तरह की हिचकिचाहट को अगर हमें व्यक्त करना है तब हम माइट का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, हिचकिचाहट को व्यक्त कर रहा है, यानी आपके पास 25 है, सामने वाले के पास 75 है, इसीलिए आप हिचकिचाहट में हैं। इसके लिए बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए मे का यूज हम टीचर के साथ करते हैं, उसी सेंस में हम माइट का यूज कर लेते हैं। आपको टीचर से क्या चाहिए, टीचर के पास पेन है। टीचर के पास क्या है, पेन है। पेन तो आपको लेकर के आना चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट यू मस्ट हैव योर ओन पेन। लेकिन आपका पेन क्या हो गया, आपका पेन ने काम करना बंद कर दिया, उसकी इंक फिनिश हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि टीचर का आप पेन ले लो, तब आप क्या बोलोगे, मे आई। नहीं, आप क्या बोलेंगे, माइट आई, क्योंकि टीचर के साथ वैसे तो हम मे का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके मन में हिचकिचाहट है कि कहीं टीचर आपको डांट ना लगा दे, कहीं टीचर आपको पनिशमेंट ना दे दे, इसीलिए आपके पास 25 है, टीचर के पास 75 है, तब हम माइट का यूज करेंगे। माइट आई टेक योर पेन सर। माइट आई टेक योर पेन सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि आप टीचर से कुछ और इस तरीके की परमिशन लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए स्टडी पीरियड है, ऐसा पीरियड है जिसमें आपको स्टडी करना है और आप चाहते हो ग्राउंड में जाना, आप चाहते हो गेम में जाना, ठीक है, तब आपको टीचर से परमिशन लेना है, तो क्या बोलेंगे, माइट आई गो आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड। अब ये जो माइट है वो आपकी हिचकिचाहट को दर्शा रहा है कि वहाँ पर परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बारे में आपको क्लियर नहीं है। ये हो सकता है पनिशमेंट भी मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल इसके साथ साथ और बता देता हूँ। मान लीजिए आप टीचर से बार बार ये कह रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, लेकिन आपकी बात पर गौर नहीं किया जा रहा है, आपकी बात की तरफ अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, तब आप 2-3-4 बार मे आई कम इन, मे आई कम इन बोल करके अगर आप ये चाहते हो कि आपको और अटेंशन आप टीचर का ले सको, तो आप माइट आई कम इन का यूज भी कर सकते हैं। माइट आई कम इन सर का यूज भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ज़रा समझिएगा। इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर मैं दादा है तो माइट अपने आप में परदादा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें बहुत सारी, अगर विशेष तौर पर एक ऐसी किसी भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे फेवर की ज़रूरत पड़ती है, तब हम घर पर सबसे बड़े जो इंसान होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पास जाते हैं, सम्माननीय व्यक्ति के पास, ताकि हमारी जो परमिशन है वो पूरी हो सके, हमें परमिशन मिल सके, यानी हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो सके, हमें परमिशन मिल सके। आगे हम चलते हैं, ज़रा देखिएगा, ये नंबर 2 आप मेंशन कर लीजिएगा। टू एक्सप्रेस और रिमोट पॉसिबिलिटीज़। अब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात देखिए क्या आती है। रिमोट पॉसिबिलिटी में ये आ गया कि आपके सामने दूर की संभावना, यानी क्या हो गया, ये दूर की संभावना। दूर की संभावना
अब निकट की संभावना के अंदर तो 2 स्टेप थे, इसमें 2 तो हम में यूज कर रहे थे, यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा स्टेप्स हमारे सामने आएंगे। ज़रा देखिएगा कैसे। हमने कहा था देयर आर क्लाउड्स, अगर हम बोलें देयर आर नो क्लाउड्स कि बादल नहीं है, ओके, या फिर द स्काई इज क्लियर, उसके बावजूद आपके सामने आए इट डैश रेन टुडे, इस तरीके का एक बहुत ही कॉमन सा एक एग्जाम्पल आया कि आसमान में बादल नहीं है और फिर भी आप बोल रहे हो कि बारिश होगी, तब आप क्या यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि बादल नहीं है, पहली बात। सेकंड पॉइंट में क्या होगा? वेदर चेंज होगा। थर्ड पॉइंट में जब वेदर चेंज होगा तो बादल होंगे और बादल होने के बाद में बारिश होगी, यानी जो रेन है वो देखिए कितनी दूर की बात हो गई, रिमोट पॉसिबिलिटी के अंदर हम इसको काउंट करेंगे। अगर आपको अब बोले वर्ल्ड कप के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक कोई भी टीम ले लीजिए, जैसे बांग्लादेश ले लीजिए, कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत सकता है। अगर इस सेंटेंस को आपको बताना है तब आप कैसे बोलेंगे? बांग्लादेश माइट विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि ये 3 या 3 से ज़्यादा स्टेप्स की बात हो गई। विन द वर्ल्ड कप, WC, ओके, वर्ल्ड कप, T20 भी आप लिख सकते हो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। इसका मीनिंग यही होता है कि बांग्लादेश अभी कैपेबल नहीं है, बांग्लादेश को बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा और फिर वो वर्ल्ड कप जीतेगा। यानी 3 से ज़्यादा स्टेप्स में कोई भी पॉइंट हमारे सामने क्लियर हो रहा है तब हम माइट का यूज कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम आगे चलते हैं और एक कंपैरिजन कर लेते हैं मे हैव माइट हैव के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ V3 क्यों मेंशन किया जबकि मैंने V1 बताया था। ज़रा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मॉडल्स में कोई काम कंप्लीट होने को दर्शाते हैं, मॉडल्स में जब कोई भी काम कंप्लीट होने को दर्शाते हैं तो हम हैव का यूज कर लेते हैं और हैव के साथ हम V3 का यूज करते हैं, क्योंकि मॉडल्स के साथ हम हैव का यूज कर रहे हैं जो अपने आप में हम V1 के अंदर काउंट करते हैं। इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा कि मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर कोई काम कंप्लीट होने को दर्शाया गया है। यानी जब कभी भी आपको हैव प्लस V3 मॉडल्स के साथ मिल जाए तो कोई भी काम कंप्लीट होना हमें मिलेगा। जैसे मैंने बताया था ये 2 स्टेप में काम होगा, ये 3 स्टेप में काम होगा। ये नज़दीक का है, ये नज़दीक का है और वो दूर का है। ज़रा देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। एक बॉय है और बॉय जा रहा है साइकिल पर और साइकिल से वो अचानक से क्या है, फॉल्स डाउन, गिर जाता है और आप उसको देख रहे हो, यानी वो गिर गया। गिरते ही आपके मन में क्या सवाल आया होगा? द बॉय, इसको आप ऐसे ले लीजिए, द बॉय में हैव गोट इंजर्ड, कि जो बॉय है उसको चोट लगी होगी, क्योंकि आपने देखा पहली बार वो गिर गया, दूसरी बार जब गिरा है तो उसको चोट लगी होगी। 2 स्टेप में अपना काम हो रहा है। जैसे ही आपने देखा कि वो गिर गया, आप दौड़ करके उसके पास गए, दौड़ करके पास गए और पास जा कर के देखा और पाया कि उसको चोट नहीं लगी हुई है, तब आप क्या बोलेंगे? द बॉय माइट हैव गोट इंजर्ड, कि इसको चोट लग सकती थी।
द बॉय माइट हैव गॉट इंजर्ड। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि उसको चोट लगनी चाहिए थी, 2 स्टेप की बात है, लेकिन 3rd स्टेप हमारे सामने ये आ गया कि चोट उसको नहीं लगी। तो इस वजह से अगर 2 स्टेप से ज़्यादा अपना कोई भी काम जाता है तब हम उसको माइट में काउंट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कैन की। कैन जो है वो अपने आप में 100% होता है, यानी इसके अंदर हम किसी भी काम को पूरा होना 100% के तौर पर दिखा सकते हैं। कैन के साथ V1 का यूज़ होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका हम यूज़ करते हैं, पास्ट में हम कुड का यूज़ करते हैं। अगर इनफॉर्मल परमिशन की बात कर ली जाए, इनफॉर्मल परमिशन के बारे में अगर हम अपने दोस्तों से घर पर, समाज में, दुकान में, बाहर कहीं पर भी, मैं लिख रहा हूँ बाहर कहीं पर भी बात कर रहे हैं तब हम कैन का यूज कर सकते हैं कि जहाँ हमें कुछ न कुछ अधिकार मिले हुए हैं, अथॉरिटी मिली हुई है, तब हम यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहो जैसे कैन आई ईट फूड, मदर, कि क्या मैं फूड खा सकता हूँ। आप घर पर ये बात कर रहे हो, अपनी मदर से परमिशन लेना चाह रहे हो, इनफॉर्मल परमिशन हो गई। अगर आप अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से कुछ लेना चाह रहे हैं, जैसे देखिए कैन आई टेक योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इनफॉर्मल परमिशंस में हम कैन का यूज़ कर लेते हैं जब हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों से या बाहर कहीं पर भी जहाँ हमें अधिकार मिला हुआ है, याद रखिएगा जहाँ हमें अथॉरिटी है, यानी क्योंकि जो 100% है वो अथॉरिटी को शो करता है। घर पर हमें खाना खाने का अधिकार होता है, इसलिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है उससे हम कोई भी चीज़ अधिकार से, हक से मांग सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए, यानी शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं। अब शारीरिक क्षमताओं के अंदर क्या, जैसे ही कैन रन 10 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, ये उसकी फिजिकल एबिलिटी हो गई कि वो 40 मिनट्स में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स अप, कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है, ऊपर उठा सकता है। तो ये फिजिकल एबिलिटीज़ के बारे में बात हम कर रहे हैं, यानी यहाँ हम 100% के बारे में ही बात कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस मेंटल कैपेबिलिटीज़, मेंटल कैपेबिलिटीज़ का मीनिंग हो गया मानसिक दक्षताएं, मानसिक दक्षताएं। जहाँ हम अब मानसिक रूप से दक्षताओं की बात करें, जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, कि कोई सम है, उसको कोई पजल है, उसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो ये मेंटल कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात हो गई। जैसे सी कैन लर्न द होल बुक, होल बुक इन ए डे, कि वो ये सारी पुस्तक एक दिन में ही पढ़ सकती है। तो ये सारी मानसिक दक्षताओं को दर्शाने वाले हमारे सामने सेंटेंसेस आए हैं, जिनसे हमें चीज़ें क्लियर हो जाती है। यानी हम जब किसी के बारे में 100% श्योर होकर के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, तब हम कैन का यूज कर लेते हैं। आगे हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं अपने कैन के बारे में आगे, कि किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को प्रेजेंट में शो कर सकते हैं। यानी वहाँ में और माइट के अंदर हमने 2 तरह की संभावनाएं देखी है, क्लोज और रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, अगर आपको मिलता है इफ़
इफ़ ही स्टडीज़ वेल, मैं कोई भी एक कॉमन सा सेंटेंस ले लेता हूँ कि अगर वो अच्छे से पढ़ता है, ही कैन स्कोर गुड मार्क्स, तो वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो इस तरीके से देखिए हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और ले लीजिए एक एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स वेल, कि अगर अच्छी बारिश होती है, वी कैन गेट अ गुड हार्वेस्ट, तो हमें अच्छी फसल मिलेगी, अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को अगर हमें शो करना है तब हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप जरूर माइंड में रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कांट हेल्प के बारे में बात कर लेते हैं। कांट हेल्प का मीनिंग होता है कांट अवॉइड, यानी जिससे बचा न जा सके, जिससे बचा न जा सके, जिसको हम टाल ना सकें, उसके लिए हम कांट हेल्प का यूज करते हैं। जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग। एक बात और बता देता हूँ, कांट हेल्प के बाद में हमेशा जो भी V1 आएगी, V1 के साथ हम ING का यूज करेंगे। तो बात ध्यान में रखिएगा, आई कांट हेल्प लाफिंग, यानी कि मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सकता। अगर आप किसी भी इंसान में लगता है कि वो इंसान बोले बगैर नहीं रह सकता, जैसे अगर मैं बोलूँ ही कांट हेल्प टॉकिंग, कि वो तो बोलेगा ही, वो बोले बगैर नहीं रह सकता, तब हम इसमें कांट हेल्प का यूज कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं इस तरीके से। आगे चलते हैं और कुड प्लस V1 यानी पास्ट में जो फॉर्म आती है कैन की, उसका यूज कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा कैसे। प्रेजेंट में जो जिस तरीके से माइट जो था वो हेजिटेशन और डिफिडेंस को शो करता है, उसी तरीके से कुड भी हिचकिचाहट या शंका को प्रेजेंट में शो करता है। हालांकि और जो एक्शंस हैं वो पास्ट में शो होते हैं, लेकिन परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हिचकिचाहट और शंका भरी अगर कोई भी बात होगी तो कुड प्रेजेंट को शो करेगा। जैसे टू सीक मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि अधिक विनम्रता से अगर हम किसी के सामने रिक्वेस्ट रखें। अब मान लीजिए कोई अजनबी है, एक आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ। कोई अजनबी है, आप बाहर हो और आपको क्या पूछना है, रास्ता पूछना है, वे पूछना है, रोड पूछना है कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की तरफ रोड कौन सा जा रहा है। तो आप उसको कैन का यूज़ नहीं कर सकते। कैन का यूज़ करेंगे तो इम्पोलाइट कहलाएंगे। इम्पोलाइट का मीनिंग अभद्र कहलाएंगे। ठीक है, और मे और माइट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आप फॉर्मली बात नहीं कर रहे हो, आप बाहर बात कर रहे हो। तब आप क्या यूज़ करोगे, सामने वाला जवाब दे ना दे वो उसके ऊपर रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल विनम्रता से पूछते हो, कुड यू टेल मी द वे टू द बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। एक सिचुएशन और रखता हूँ आपके सामने, ज़रा देखिएगा। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका दोस्त है, और वो आपके साथ ही टेस्ट राइट कर रहा है। क्या कर रहा है, टेस्ट राइट कर रहा है। और आपका पेन जो है वो ओवर हो गया, आपकी इंक जो है वो फिनिश हो गई। अब आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, और आपको कुछ ही मतलब लास्ट मिनट चल रहे हैं, आपको कुछ थोड़ी सी शब्द लिखने हैं, थोड़ा सा मैटर लिखना है। आप उसका क्या लेना चाह रहे हैं, पेन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मन में हिचकिचाहट है
क्योंकि वो भी लिख रहा है। आपको पेन देगा नहीं देगा इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में हैं। तब आप क्या यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। जैसे कुड आई यूज योर पेन, यूज योर पेन। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कुड अपने आप में आते ही कैन का यूज अलग सेंस में हमें बताता है। कुड का यूज जो है अपने आप में मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है कि हम अजनबी से कोई पेन मांग रहे हैं, या अपने क्लोज फ्रेंड से भी अगर हम पेन मांग रहे हैं और उसको उस समय उस पेन की बहुत सख्त ज़रूरत है लेकिन फिर भी हम मांग रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें मोर पोलाइट वे से उससे बात करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं और फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ द पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आई कुड रन 10 किलोमीटर इन 35 मिनट्स इन माई कॉलेज डेज, कि मैं मेरे कॉलेज के दिनों में 10 किलोमीटर की जो रेस थी उसको 35 मिनट में रन कर सकता था, कवर कर सकता था। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, पास्ट की फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो आप ज़रा देखिए, अगर आपको कोई भी सेंटेंस यहाँ तक का फुल स्टॉप मिल जाता है तब आप उसको कैन में लेकर के जाएंगे फिजिकल एबिलिटी में। अगर पास्ट का टाइम आगे इससे मिल गया, पास्ट टाइम के बाद में पास्ट का एक और टाइम आपको मिल गया, तब आप उसके अंदर कुड का यूज करेंगे। अब मेंटल कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, मानसिक दक्षताओं के बारे में, क्षमताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात करें, आई कुड टेल tables up to 50 in my school days, कि जब मैं स्कूल में था तो मैं 50 तक की टेबल सुना सकता था इन माई स्कूल डेज। तो ये पास्ट की बात हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आज प्रेजेंट में वो जो भी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम पास्ट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तब हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। आगे हम चलते हैं, कुड के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। यहाँ हम पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में प्रेजेंट में बात हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, इफ you had studied well, you had studied well, कि तुम अगर अच्छे से पढ़े होते, you could have scored good marks, कि तुम्हारे मार्क्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे आते या बेटर आते। आप समझने के लिए कुछ भी एक सेंटेंस ले सकते हैं कि अगर तुम अच्छे से स्टडी करते तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते। तो इस तरीके से देखिए, पास्ट की बात है, पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो आप लिख सकते हैं, ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमें बात करनी है तब हम यहाँ कुड हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इफ़ इंडिया हैड इफ़ इंडिया हैड प्लेड वेल, कि अगर भारत अच्छे से खेला होता, वी कुड हैव won the वर्ल्ड कप,
तो हम वर्ल्ड कप जीत गए होते। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस तरीके से पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आप याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में हैड प्लस V3 पहले दिया हुआ है, हैड प्लस V3, तब आपको वहाँ पर कुड हैव प्लस V3 का यूज कर लेना है। आगे हम चलते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल प्रेजेंट में जो हमने किया था, अगर वहाँ V1 की बजाय आपको V2 मिल जाता है तो आगे आपको कुड प्लस V1 का यूज़ करना है। जैसे आप देखिएगा, इफ़ यू स्टडीड, अब सिंपल आपको हैड नहीं मिला है, सिंपल आपको V2 मिला है। स्टडीड वेल यू कुड पास द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम पास कर लेते। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर V1 मिलता है, V1 के साथ एस और ES मिलता है, तो यहाँ कहना आएगा ओके। अगर यहाँ पर हैड प्लस V3 मिलता है तो यहाँ पर कुड हैव प्लस V3 आएगा। अगर यहाँ पर सिंपल आपको V2 मिला है तब आपको यहाँ पर कुड का यूज़ कर लेना है। अभी अगर आगे हम चलें और शैल की बात करें तो देखिए, शैल जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर को शो करता है। अब टेंसेज में जब हम शैल की बात करें, IV के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, यानी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर सिंपल कह लीजिए, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कह लीजिए, ये सिंपल फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है, यानी फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है। जैसे आई शैल गो देयर, कि मैं वहाँ जाऊँगा। वी शैल डू दिस, हम यह काम करेंगे। इस तरीके से देखिए सिंपल फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस कोर्स को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि IV के साथ हम शैल का ही यूज़ करते हैं। IV के साथ किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल का यूज़ करते हैं, शैल प्लस V1 का। और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब हम उस कोर्स को चेंज कर रहे हैं, सेकंड और अगर थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज हो तो क्या शो करेगा? ये हमारे सामने कमांड्स को व्यक्त करेगा। कमांड्स का मीनिंग हो गया निर्देश, कमांड्स का मीनिंग हो गया निर्देश, यानी हमारे सामने कमांड्स को ये व्यक्त करेगा। अब कमांड्स में जैसे आप ले सकते हैं यू शैल डू इट, यू शैल डू इट, एक एग्जाम्पल हमने लिया कि तुम ये काम करोगे, यू शैल डू इट। जैसे ही यू आया और इसके साथ हमने शैल का यूज़ किया तो ये चेंज हो गया, यानी नॉर्मली हम टेंस की अगर हम बात करें तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर शैल का यूज़ होना, इसका मीनिंग कमांड, निर्देश को शो करता है कि तुम ये काम करोगे। अगर और हम बात करें ही शैल या दे शैल भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई भी आप ले सकते हो। दे शैल बी ऑन ड्यूटी टुमारो, कि कल वो ड्यूटी पर होने चाहिए। तो ये अपने आप में जो शैल है वो कमांड व्यक्त कर रहा है, निर्देश, इंस्ट्रक्शन को व्यक्त कर रहा है। थ्रेट्स की अगर हम बात करें तब देखिएगा ही शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी पनिश्ड, यानी थ्रेट तो आप समझ गए क्या? धमकी, चेतावनी कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, ही शैल बी पनिश्ड। या फिर अगर हम बात करें यू शैल पे फॉर दिस, कि तुमने ये गलती की है, इसके लिए तुम्हें हर्जाना झेलना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अभी अगर हम आगे चलें शैल के बारे में और बात कर लेते हैं, ज़रा देखिएगा प्रॉमिस के बारे में, यानी अगर हमने किसी से कोई वायदा किया है तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं।
जैसे अगर हम बात करें, कोई अधिकारी किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा है, जैसे यू शैल गेट लीव टुडे, कि आज तुम्हें छुट्टी मिलेगी। ये एक प्रॉमिस के तौर पर हम ले लेते हैं। या उसको इनाम मिलेगा, शी शैल गेट रिवॉर्ड, कि उसको डेफिनेटली इनाम मिलेगा, इसका प्रॉमिस किया गया है, इसका वायदा किया गया है। तो याद रखिएगा, समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सारी चीज़ें कर लेने के बाद में आपको ये क्लियर होगा, समझने आने लग जाएगा। उसके बाद में आई वी के साथ मॉडल्स में हम विल का यूज़ करते हैं। अगर शैल का यूज़ जो कि टेंसेस के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर आईवी के साथ अगर हम शैल का यूज़ करते हैं तो ऑफर या सजेशन, ऑफर या सजेशन को आप ये कह लीजिए सुझाव, सुझाव यानी हमारे सामने कोई ना कोई सुझाव, कोई ना कोई पेशकश रखेगा। जैसे शैल आई डू इट फॉर यू, शैल आई डू इट फॉर यू। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हम किसी के सामने कोई ना कोई सुझाव रख रहे हैं। शैल, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, शैल आई डू इट फॉर यू। ओके। अब आप कहते हो कि क्या हम ऐसा करें, क्या मैं आपके लिए ऐसा करूं, तो वो वही बात हो जाती है कि क्या मैं आपके लिए ये काम करूं। या फिर अगर हम एक सेंटेंस की और बात करें, हम किसी को बोलते हैं कि शैल वी गो आउटसाइड, आप अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि क्या हम बाहर चलें, बिकॉज द वेदर इज़ नाइस, वेदर इज़ रियली वेरी नाइस। तो हम ये सामने ऑफर रख रहे हैं, उनके सामने सजेशन रख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आईवी के साथ हम शैल का यूज़ कर लेते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिए। अभी हम फोर्थ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ज़रा देखिएगा। शैल, शैल के साथ थर्ड पर्सन और वी1 और ऑब्जेक्ट। ये कमांड या विश जो भी एड्रेस्ड पर्सन है, एड्रेस्ड पर्सन कौन सा है अपना? एड्रेस्ड पर्सन है थर्ड पर्सन। ज़रा देखिए कैसे, यानी थर्ड पर्सन हम एक तरफ लेंगे और थर्ड पर्सन किसको बात बोलेगा? थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन को बोलेगा और सेकंड पर्सन को ये बोलेगा कि वो आई या वी की हेल्प करना चाह रहा है। अब ये जो बात है वो आई और वी को सेकंड पर्सन जा कर के बोलेगा। तो अभी हम इस पॉइंट को और क्लियर कर लेते हैं, ज़रा देखिएगा, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ये बोले शैल ही कैरी योर लगेज, इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से समझिए। शैल ही कैरी योर लगेज, क्योंकि इसको हम लगेज नहीं बोलते, लगेज बोलिएगा। कि क्या ही एड्रेस पर्सन कौन है? एड्रेस पर्सन ही है और शैल का यूज हमने किया, शैल ही कैरी योर लगेज। ये बात हमारे सामने ही ने नहीं बोली है। आप ध्यान से सुनिए, ही ने नहीं बोली है। ही ने ये बात किसको बोली? ही ने ये बात यू को बोली। और यू ने ये बात किसको बोली? यू ने ये बात मुझे बोली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ही ने डायरेक्ट बात मुझसे नहीं करी है, लेकिन उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो सामान लेकर के जाए। क्या वो मेरा सामान लेकर के जाए? तो इस बात को हम इस तरीके से समझें कि मान लीजिए आप किसी से बोलना नहीं चाह रहे हो, आप बोलते हो कि उससे पूछ लेना कि क्या मैं उसकी मदद करूं। उससे पूछ लेना कि क्या मैं उसकी मदद करूं। हमने किसी दूसरे व्यक्ति को बोला, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वो हमें आकर के यही बोलेगा, शैल ही हेल्प यू, कि क्या वो है तुम्हारी मदद करे। तो इसको आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके सामने बिल्कुल अच्छे से मैं एक बार एक एग्जांपल और लिखूँ, तो अगर इस तरीके का एग्जांपल आता है, शैल ही हेल्प यू, कि क्या वह तुम्हारी मदद करे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो अपनी इच्छा से
किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे पास भेज रहा है हेल्प के लिए। अभी हम आगे चलते हैं और विल का यूज़ देख लेते हैं। जैसे शैल का यूज हम आई वी के साथ करते हैं, उसी तरीके से विल का यूज हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में कर लेते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, इसका मीनिंग क्या हुआ? सामान्य भविष्य काल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा काम सिंपल फ्यूचर में होगा। जैसे यू विल राइट ए टेस्ट टुमारो, राइट ए टेस्ट टुमारो, कि तुम कल एक टेस्ट राइट करोगे। एक सिंपल फ्यूचर एक्शन है, क्योंकि पता हमें कैसे चला? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर और यू जो है उसके साथ हमने विल का यूज़ कर लिया। इसका मीनिंग हुआ सिंपल फ्यूचर एक्शन को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे? आई वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तब क्या हो जाएगा ज़रा देखिएगा। विलिंगनेस या ऑफर को शो करने के लिए, विलिंगनेस का मीनिंग होता है इच्छा, इच्छा, इच्छा। ऑफर को आप बोल लीजिए पेशकश। इच्छा या फिर पेशकश को शो करने के लिए हम आई वी के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसको आप प्रॉमिस के तौर पर भी लेकर के जा सकते हो। आई विल कैरी द पार्सल फॉर यू, आई विल कैरी द पार्सल फॉर यू, द पार्सल फॉर यू। यानी आप किसी का सामान लेकर के जा रहे हो तो आप उसको सामने से बोल सकते हो कि मैं तुम्हारा पार्सल, तुम्हारा सामान लेकर के जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कि ये मेरी इच्छा है, मेरा सुझाव है आपको। अगर आप उसको किसी इरादा, इंटेंशन का मीनिंग क्या होता है आप ध्यान में रखिएगा, इरादा या वायदा आप लेकर के आते हैं। जैसे इंटेंशन, आई विल गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्ज़ाम, कि मुझे परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी इन द एग्ज़ाम। ये मेरा क्या हुआ? इंटेंशन हो गया, इंटेंशन हो गया। या ये मैं कह सकता हूँ मैंने किसी से प्रॉमिस भी किया। अब प्रॉमिस का एक एग्जांपल और ले लीजिए सिंपल वाला, आई विल कम इन टाइम। यहाँ सिर्फ आई और वी का ही यूज़ करना है, क्योंकि बाकी सभी सेकंड और थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। कि मैं समय पर आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं लेट नहीं होऊंगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। विल का यूज़ जो है अभी हम प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। अगर हम दृढ़ निश्चय की बात कर लें, दृढ़ निश्चय, पक्के इरादे की बात कर लें, तब हम आई वी के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई विल डू और डाई, कि या तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या पूरी तरह से असफल हो जाऊंगा। वी विल गेट, या फिर एक एग्जांपल और ले लीजिए, वी विल रूट आउट करप्शन, कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि ये दृढ़ निश्चय को शो हमारे सामने कर रहा है। अभी हम आगे चलते हैं। विल का यूज अगर सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, वैसे नॉर्मली हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, सकारात्मक वाक्य में नहीं करते हैं। यहाँ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम विल का यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे सामने क्या शो करेगा ज़रा देखिएगा। अगर हम किसी को बोलें विल यू ओपन द विंडो प्लीज, कि क्या तुम खिड़की खोलोगे,
प्लीज। तब हम विल के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल और रख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। विल ही रिसीव अस एट द स्टेशन, कि क्या वो स्टेशन पर हमें रिसीव करेगा, मिलेगा। इस तरीके से अगर हम किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, यानी अगर हम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उनको कुछ कह रहे हैं, उनसे कुछ जानना चाह रहे हैं, तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। अगर हमें इनविटेशन, निमंत्रण या कोई रिक्वेस्ट व्यक्त करनी है, तब हम यू के साथ, सिर्फ यू के साथ, यहाँ ही और सी नहीं आ सकता, सिर्फ यू के साथ में विल का यूज़ करते हैं। जैसे विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय लोगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम सामने वाले के पास डायरेक्टली हैं और बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन हो गया, हमारे पास वो नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए आप यहाँ लिख सकते हो सीधी बात, सीधी बात करने के लिए, ठीक है। और सीधी बात में हम क्या पेशकश करते हैं कि क्या आपको खाना खाना है, क्या आपको चाय पीनी है, या कुछ ऐसा करना है जो आप चाहते हो, ठीक है। तब हम सिर्फ यू का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे आप पेपर राइट करते हैं, पेपर के ऊपर लिखा मिलता है, जैसे द कैंडिडेट्स विल फॉलो all the instructions, all the given instructions। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ, शुड की जगह भी हम विल का यूज कर सकते हैं। जैसे यू विल अटेम्प्ट all क्वेश्चंस। इसका मीनिंग हुआ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, सामान्य निर्देश के लिए, सामान्य निर्देश के लिए शुड की जगह यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी हम सामान्य निर्देश के बारे में बात करें तब हम यहाँ पर विल का यूज कर सकते हैं। आगे हम शुड के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम शुड के बारे में बात कर भी रहे थे। शुड जो है वो ड्यूटी या एडवाइस को शो करेगा, यानी कर्तव्य, सलाह एडवाइस हो गया अपना, और ड्यूटी कर्तव्य हो गया। इसको शो करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड, सिंपल सी बात हम बोलते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या हम सलाह देते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इस तरीके की कोई भी बात हम जो सलाह से, ड्यूटी से संबंधित है, वो इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम पर्पज की बात करें, पर्पज में क्या होगा, हमें सेंटेंस में लेस्ट देखने को मिलेगा। बस आप इतना ध्यान में रखिएगा, LEST, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं
ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, ये लेस्ट का मीनिंग होता है। तो अगर हमें ये लेस्ट बीच में कहीं पर भी मिल जाए तब हमें शुड का यूज कर लेना है। जैसे अगर हम यूज करें शी वर्क्स हार्ड, अगर यहाँ पर लेस्ट मिले, लेस्ट शी शुड फेल, यानी वो कठिन मेहनत करती है, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि वो फेल हो जाए। वो कठिन मेहनत कर रही है, कहीं ऐसा न हो कि वो फेल हो जाए। तो आप समझ गए कि लेस्ट का मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। वी टुक ए टैक्सी लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। ओके, कि हमें टैक्सी लेनी चाहिए, नहीं तो हम एक अपनी जो ट्रेन है उसको मिस कर देंगे। तो बीच में यहाँ पर लेस्ट आया हुआ है, यहाँ पर आप वी शुड टेक ए टैक्सी आएगा, सॉरी टुक नहीं आएगा, इसे कर देंगे। आगे हम चलते हैं और पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी के बारे में जब हम बात करें, संभावना, किस तरीके की संभावना हो सकती है, ज़रा देखिएगा कि अगर वो अच्छा खेले, यहाँ सलाह रूपी संभावना है, अगर वो अच्छा खेले, शुड दे प्ले वेल, कि अगर वो अच्छा खेले तो क्या होगा, मैच जीत जाएंगे, दे विल विन, दे विल विन, कि वो जीत जाएंगे। या एक संभावना जैसे शुड यू, कई बार हम बोलते हैं ना कि आप मुझे हिंट दो मैं जान जाऊंगा, तो ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को आप देखिए ज़रा। शुड यू गिव मी अ हिंट, कि अगर तुम मुझे हिंट दोगे, आइल टेल यू व्हाट इट इज। ओके, कि ये क्या है मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे एक हिंट दोगे। तो अगर शुड का यूज आपको पहले मिले, शुड का यूज आपको पहले मिले और लास्ट में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क ना मिले, तब आप समझ जाइएगा कि ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, संभावना को शो कर रहा है। ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर शुड का यूज पहले यूज हम करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, संभावना को शो कर रहा है। आगे हम चलते हैं, टू शो अजम्पशन और इन्फेरेंस। अजम्पशन, इन्फेरेंस। अजम्पशन का मीनिंग होता है विचारधारा, तो मीनिंग ध्यान में रखिएगा, धारणा या फिर विचारधारा, धारणा भी बोल सकते हो आप। और इसके साथ साथ में निहित अर्थ, निहित अर्थ या अभिप्राय, तो उसको इन्फेरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए तो हम इस बारे में ऐसे कह सकते हैं, दे शुड बी हियर बाय नाउ, कि उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था। यानी अब मेरी ये धारणा ये है, मेरी धारणा ये है, या मेरा निहित अर्थ ये है कि उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, उन्हें काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी टाइम पहले वो चल चुके थे, वो लेट हैं, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। ओके, या फिर अगर हम एक सेंटेंस और लिखें, ही शुड हैव कम बाय नाउ, कि उसे अब तक आ जाना चाहिए था, उसे अब तक
आ जाना चाहिए था। तो अब इसके अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको शुड हैव का यूज़ मिले, शुड हैव प्लस V3 का यूज़ मिले, ये ध्यान में रखिएगा। शुड हैव प्लस अगर V3 का यूज़ मिलता है तो इसका मीनिंग होता है जो काम जैसे होना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था वैसे हुआ नहीं, वैसे हुआ नहीं। तो ये याद रखिएगा कि जैसा काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, इसके लिए हम शुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं और वुड के बारे में बात कर लेते हैं। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी अजनबी से बाहर बात कर रहे हो तो आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, आप कुड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कैन का मे का यूज नहीं कर सकते। जैसे विनम्र रिक्वेस्ट के लिए आप बोल सकते हो वुड यू वुड यू हेल्प मी विद मनी, कि क्या तुम मुझे पैसे से मदद करोगे, क्या तुम मेरी पैसे से मदद करोगे। अगर हम इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट किसी के सामने रख रहे हैं तब हम वुड का यूज कर लेते हैं, यानी विनम्र निवेदन के लिए। याद रखिएगा, अगर हम बाहर किसी से भी बात कर रहे हैं तब हम वुड का या कुड का यूज़ करेंगे। अब हैबिचुअल एक्टिविटी ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की कोई भी आदत को दर्शाने के लिए हम वुड का यूज कर लेते हैं। जैसे हैबिचुअल का मीनिंग होता है आदत संबंधी। ही वुड प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज, कि वो अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेलता था। और मेरी आदत थी कि मैं चाय पीता था बचपन में। आई वुड टेक टी इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। तो इस तरीके से देखिए, पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए भी वुड प्लस V1 का यूज हम कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगर हम किसी की विश को व्यक्त कर रहे हैं तब हम वुड दैट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? वुड दैट। आपको एक सेंटेंस में पहले मिलेगा और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। जैसे वुड दैट आई वर ए किंग, कि काश मैं एक राजा होता। वुड दैट आई वर ए किंग। या फिर वुड दैट आई वर अ रिच मैन, कि काश मैं एक रिच मैन होता, अमीर आदमी होता। तो इसमें देखिएगा वुड दैट पहले लगा हुआ आपको मिल गया, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर आपको मिला, तुरंत आपको वर मिला और फिर आपको लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इमेजिनरी कंडीशन को शो कर रहा है, सिर्फ काल्पनिक स्थिति को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। आगे हम चलते हैं और वुड जो है वो प्राथमिकता को भी व्यक्त करता है। प्राथमिकता को व्यक्त करने के लिए अगर आपको ब्लैंक के ठीक बाद लाइक मिल जाए, ज़रा देखिए, ब्लैंक के ठीक बाद अगर आपको लाइक मिल जाए तब आप समझ जाइएगा कि ब्लैंक में वुड का ही यूज होगा, 100% वुड का ही यूज होगा। जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, टू से समथिंग, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। या फिर एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आई वुड रादर
डाई देन बैक। मैंने ये सेंटेंस इसीलिए लिया क्योंकि एक सेंटेंस में लाइक आपको मिला, दूसरे सेंटेंस में आपको डाई मिला, रादर मिला। रादर के बाद में अगर आपको देन मिल जाए और अकेला आपको ब्लैंक के ठीक बाद लाइक मिल जाए, तब आपको किसी भी ब्लैंक में वुड का यूज़ करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, लाइक के ठीक पहले अगर आपको कोई भी ब्लैंक मिलेगा तो आपको वुड यूज़ करना है। रादर और देन अगर आपको एक सेंटेंस में मिल जाए और रादर से ठीक पहले ब्लैंक हो, तब आपको वुड का यूज कर लेना है। ये प्रेफरेंस को शो करते हैं। प्रेफरेंस का मीनिंग होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता, यानी मैं बढ़ना पसंद करूँगा, भीख मांगना पसंद नहीं करूँगा। इसकी प्राथमिकता को शो हम यहाँ कर रहे हैं। अभी हम आगे चलते हैं और अनरियल कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अनरियल अवास्तविक, अवास्तविक स्थिति। अगर अनरियल कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे, ज़रा देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। इफ़ आई वॉन ए लॉटरी, कि अगर मैं लॉटरी जीतता, लॉटरी का प्राइज कह लो, लॉटरी का इनाम जीतता, आई वुड बिल्ड अ हाउस, तो मैं एक घर बना लेता। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक इमेजिनरी अनरियल अवास्तविक कंडीशन को शो कर रहा है हमारे सामने कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। अगर इस तरीके का सेंस हमें कहीं पर भी देखने को मिले, तब हमें वुड प्लस V1 का यूज़ कर लेना है। आगे हम चलते हैं और मस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मस्ट जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में ही यूज होता है, पास्ट में मस्ट का यूज कभी नहीं होता। और 101% के जो भी काम है वो मस्ट में हम शो करते हैं। ज़रा देखिए, कंपल्सन, कंपल्सन का मीनिंग होता है बिल्कुल अति आवश्यक या मजबूरी। किसी के लिए भी मजबूरी हो जाए कोई भी ऑर्डर को फॉलो करना, उसको हम कंपल्सन में काउंट कर लेते हैं। अति आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो भी काम रहेगा उसको हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। जैसे ए सर्वेंट, कि एक सर्वेंट जो है उसके लिए मस्ट है, मस्ट ओबे हिज मास्टर, कि अपने मालिक की आज्ञा का वो पालन करे। ठीक है, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। ज़रा एक एग्जाम्पल करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्रक्स क्या है, इसका सार क्या है। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, द लॉज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पर ये हिच है। ज़रा देखिएगा, हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम अपने देश के कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट होगी, लीगल एक्शन हमारे खिलाफ होगा। अगर एक सर्वेंट अपने मास्टर के ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, अपने मालिक के ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, तो उसको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, उसको कोई रखेगा नहीं, उसको कोई काम नहीं देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, मस्ट एक ऐसा मॉडल है जिसमें काम करना ज़रूरी है, 101% ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सज़ा, पनिशमेंट। ठीक है, कि या तो वो काम वैसे जैसे बोला गया वैसे किया जाए, अगर नहीं किया गया है तो उसमें सज़ा होगी, उसमें पनिशमेंट होगी।
ओके। उसी के अकॉर्डिंग अगर 101% हम सर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है? निश्चितता। तो याद रखिएगा, निश्चितता को अगर हमें व्यक्त करना है, मजबूत विश्वास हमें व्यक्त करना है, तब हम मस्ट का यूज कर लेते हैं। जैसे निश्चित तौर पर अगर हम कहें एवरीवन या एवरीबॉडी मस्ट ग्रो ओल्ड, ओके, कि हर कोई वृद्ध होगा। या फिर एक और विश्वास की बात करें, ऑल मस्ट डाई, कि सभी मरेंगे, या तो जल्दी मरेंगे या लेट मरेंगे, सूनर और लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल निश्चित बात या बिल्कुल मजबूत जो विश्वास है उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन का मीनिंग दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए। अब दृढ़ निश्चय के अंदर आप जरा देखिए, आई मस्ट सी, जैसे मैंने बोला आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई लीव फॉर आगरा, कि आगरा जाने से पहले मैं एक बार तुमसे ज़रूर मिलूँगा। या फिर एक एग्जाम्पल जो कॉमन सा हम ले सकते हैं, आई मस्ट गेट सक्सेस, आई मस्ट गेट सक्सेस, कि मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, मजबूत संभावना हमें दर्शानी है, बहुत सशक्त संभावना दर्शानी है, तब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा और अगर हम उसकी एज के बारे में आकलन करें, तब हम क्या कह सकते हैं? ही मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, कि वो अवश्य ही 30 वर्ष का होगा। ओके। या फिर दे मस्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, कि वो अब तक स्टेशन पहुंच गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, अब तक वो स्टेशन पहुंच गए होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मस्ट के अंदर हम प्रेजेंट या फ्यूचर एक्शन को शो करते हैं, लेकिन मस्ट पास्ट में जाकर के हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैड टू मिले, तो हैड टू किसका फॉर्म है? मस्ट का ही फॉर्म है। मस्ट जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में ही यूज होता है, पास्ट में हम उसको हैड टू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं और ओट टू के बारे में बात कर लेते हैं। ओट टू जो होता है वो सेंस ऑफ ड्यूटी, जो अंदर से हमें आत्मा से, ठीक है ना, आप कह सकते हो आत्मा की आवाज़। ज़रा देखिएगा, अगर हम ले लें आत्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ या अपने मन की आवाज़ से हम कुछ करना चाहें, तो वो हम ओट टू में लेते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स ought to prepare their lessons well, कि विद्यार्थियों को अपने लेसन अच्छे से करने चाहिए। और अंतरात्मा से एक आवाज़ आनी क्या चाहिए? वी ought to
लव आवर कंट्री, लव आवर कंट्री, कि हमें हमारे देश से प्रेम होना चाहिए। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अभी हम आगे चलते हैं और डेयर के बारे में बात कर लेते हैं। डेयर अपने आप में एक सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल का मीनिंग होता है ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब भी है। ज़रा देखिएगा, एक तरह का ये हेल्पिंग वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब भी है, एमवी भी है। तो एज ए मेन वर्ब जब हम इसका यूज़ करते हैं तब डेयर +2 + V1 का यूज़ हम करते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें ही डेयर्स टू डिजोबे हिज मास्टर, कि वो दुस्साहस करता है अपने मास्टर को डिजोबे करने का। तो डेयर का मीनिंग सबसे पहले अगर सेमी मॉडल के तौर पर हम देखें तो क्या होगा? दुस्साहस। क्या होगा? दुस्साहस, हिम्मत, कि वो अपने मास्टर को डिजोबे करने का हिम्मत रखता है। तो ध्यान बस इस बात का रखना है, अगर आपको सब्जेक्ट, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के तौर पर आपको डेयर मिल जाए, डेयर्ड मिल जाए, डेयर्स मिल जाए, हैड डेयर्ड मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तब आपको 2 + V1 का यूज करना है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करने की एक ही पहचान है कि इसके बाद में हमें तुरंत टू मिलेगा और इसके साथ में या तो हमें इस तरीके से डेयर्ड मिलेगा या फिर डेयर्स मिलेगा, ठीक है। और एक डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन तो 2 + V1 वाली मैंने आपको बताई ही है। उसके साथ साथ में अगर मॉडल में इसका यूज किया जाए, ये तो था मेन वर्ब, मॉडल में इसका यूज किया जाए तो ये दो तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। एक तो इंट्रोगेटिव जो कि प्रश्नवाचक है और एक नेगेटिव जो कि नो वाले सेंटेंस है। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में ही हम डेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, डेयर ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, कि क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरी हेल्प करने से मना कर दे। अगर आंसर नो में आ रहा है तो क्या होगा, अगर आंसर यस में आ रहा है तो क्या होगा। ही अपना सब्जेक्ट है। देखिए, अगर यस आंसर नो में आ रहा है तो डेयर का डेयर रहेगा डेयर नोट। अगर यस में आंसर आ रहा है तो ये डेयर कैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेयर का यूज़ हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही कर सकते हैं। इसका मीनिंग, अगर हमारे सामने किसी भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, डेयर ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, जो कि सही है, ग्रामेटिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और नेगेटिव में इसका यूज हम कर सकते हैं जो कि हमने किया, नो ही डेयर नोट। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जो कि नो वाला नहीं होता, उसमें अगर हमें करना है तब हम डेयर को कैन में कन्वर्ट कर देते हैं, कैन में चेंज हो जाएगा डेयर। तो ध्यान में रखिएगा, इसका मीनिंग यही हुआ कि डेयर एज ए मॉडल सिर्फ प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में यूज होता है। अगर सकारात्मक और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें यूज करना है तो कैन में हमें उसे कन्वर्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम अब चलते हैं और नीड के बारे में बात कर लेते हैं। नीड भी एक सेमी मॉडल है। सबसे पहले इसका मीनिंग आपको पता ही होगा, आवश्यकता या ज़रूरत। आवश्यकता भी बोल लीजिए, ज़रूरत भी बोल लीजिए, ये इसका मीनिंग हमारे सामने आता है। एज ए मेन वर्ब वही है कि मेन वर्ब में क्या होगा, नीड हमें मिलेगा, नीड के बाद में डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन 2 + V1 मिलेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे उसे ज़रूरत है, ही नीड्स जैसे मिला, टू स्पीक मोर क्लियरली, कि उसे और ज़्यादा अच्छे से सफाई से
बोलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिला, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब मिला, फिर आपने टू का यूज़ किया, फिर आपने वी1 का यूज़ किया। तो ये अपने आप में मेन वर्ब की तरह जिस तरीके से हमने डेयर को यूज़ किया था वैसे ही आपको नीड का यूज़ भी करना है। सेकंड, अब हम मॉडल के तौर पर जैसे डेयर को हम यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से इसको भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक नो वाले सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। नीड आई लर्न दिस, कि क्या मुझे यह याद करने की ज़रूरत है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप अपना आंसर नो में रहेगा तो क्या होगा, अगर आंसर यस में रहेगा तो क्या होगा। ये ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी है। आपका सब्जेक्ट तो यू है, यू इसमें भी है। अगर आपका नेगेटिव आंसर रहता है तब ये नीड का नीड में ही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपका यस में आंसर आ गया, यस यू, तब क्या होगा, तब मस्ट में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, नीड और डेयर सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज होते हैं, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक में यूज होते हैं। अगर सकारात्मक में हमें यूज करना है तो नीड किस में चेंज हो जाएगा, मस्ट में चेंज हो जाएगा सकारात्मक वाक्य में, अफर्मेटिव में। और डेयर किस में चेंज हो जाएगा, डेयर कैन में चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, लास्ट मॉडल है, उसके बाद में चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा। ज़रा देख लीजिए ध्यान से कि अगर हम पास्ट की हैबिट को, करैक्टरिस्टिक को व्यक्त करें, पास्ट की हैबिट को यानी भूतकाल की आदत, भूतकाल की आदत या फिर विशेषता को व्यक्त करें तब क्या होगा। भूतकाल की आदत या विशेषता को जैसे ही यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, कि वो हर सुबह टेम्पल जाया करता था, उसकी आदत होती थी। ओके। और जैसे माई ग्रैंडमदर यूज टू वर्शिप डेली, कि वो हर रोज़ पूजा पाठ करती थी। तो इस तरीके से हम पास्ट की हैबिट या करैक्टरिस्टिक को हम ले लेते हैं। ये हैबिट में आ गया और ये उनकी हैबिट कह लीजिए, करैक्टरिस्टिक कह लीजिए, क्योंकि दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर प्रेजेंट की हैबिट की बात करें तो कैसे हम कर सकते हैं, जैसे आई एम यूज टू हैव टी डेली, कि मुझे हर रोज़ चाय पीने की आदत है। तो बस इतने से आप ध्यान में रखिएगा, अगर यूज्ड टू प्लस V1 मिले तो ये भूतकाल की आदत है, भूतकाल की आदत है। ठीक है। और अगर आपको यूज टू तो मिले और उसके साथ साथ यहाँ पर इज एम आर मिल जाए, ध्यान रखिएगा, इज एम आर मिल जाए और उसके साथ में 2 + V1 मिल जाए, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट की आदत। तो ये अपनी प्रेजेंट की आदत बन जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने बहुत ही अच्छे से और कितने कम समय में इतने बड़े चैप्टर को, मॉडल्स को क्लियर कर लिया।